Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्यापक शिक्षा ऑब्जेक्टिव सीरीज के चौथे वीडियो में। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत ये हमारा चौथा वीडियो है और इस वीडियो में भी हम वही पुनः 40 क्वेश्चन पर बात करेंगे। 40 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। दोस्तों, इसके पश्चात कुछ साथी हमारे कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्लास भी चलाई जाए, तो आप यकीन मानिए बहुत जल्दी हम लोग जो है एक डिस्क्रिप्टिव क्लास भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपका कंप्लीट थ्योरी टॉपिक के अनुसार कराई जाएगी। थोड़ा समय दीजिए और जो परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए घर में रहें, सेफ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप कंटिन्यू रखें। संभवतः एग्ज़ाम परिस्थितियों को देखते हुए शायद पोस्टपोन हो जाए। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी जाए तो या आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी तैयारी में आप शिथिल मत होइएगा, शिथिलता मत बरतिएगा, क्योंकि अगर आप शिथिलता बरतते हैं तो ये मानकर चलें कि जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी नहीं रह जाएगी। बिना परीक्षा के भी आप जो है पर डे 3 से 4 घंटे अपना समय दें, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये अच्छी बात है कि आपको थोड़ा और समय मिल गया है अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है उस कंडीशन में। और जब आपको समय मिल जाएगा तब आप जो अपने कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषय को हम जनरली कम पढ़ते हैं, एजुकेशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो हम 3-4 अपने विषय हैं जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे कि फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, रिसर्च हुआ। इनको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। बेस विषय हमारे रहते हैं क्योंकि बीएड और एमएड में मेनली फोकस इन्हीं विषय पर रहता है, इनको हम पढ़ते भी हैं। अगर आपको समय मिल जाए तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम पीछे हटता है तो जो आपके और विषय हैं जैसे कि टीचर एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, मेजरमेंट है ना, और जो ये सब विषय हैं इन विषय पर आप थोड़ा फोकस करिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन है ना। तो इससे होगा क्या कि ये विषय जो जनरली हम लोग के कमज़ोर होते हैं, या कमज़ोर नहीं, एक तो देखिए इन विषयों पर थोड़ा सा फोकस हम लोगों का कम रहता है। पढ़े हुए हम जो है बीएड वगैरह में भी इन विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बीएड एमएड में भी। और तीसरी बात जो है, जो इसका स्टडी लर्निंग मटेरियल है, अच्छी जो बुक्स हैं वो बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं होती हैं। जो पुरानी कुछ बुक्स हैं उसमें जो अपडेट वो बुक नहीं हुई हैं, तो पुराने मैटर्स पर वो आधारित है, तो नए टॉपिक उसके अंदर ऐड नहीं हुए। ये एक जनरल सी प्रॉब्लम हमारे सामने रहती है। तो इसके लिए आप नेट से वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जो जो टॉपिक आपके पास नहीं है। उसके साथ साथ आप ओपन लर्निंग जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका मटेरियल ले सकते हैं, जैसे कि राशि टंडन का हुआ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का हुआ, वर्धमान महावीर का हुआ। आप इन यूनिवर्सिटीज का जो है मैटर ले सकते हैं और इनको आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा और ऑथेंटिक मैटर जो है इन यूनिवर्सिटीज़ का है। और जो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं आप उनको तैयार करें। एक सिंपल सी बात है, आप पढ़ते जाएं और नोट्स अपने बनाते जाएं। समय ज़रूर लगेगा लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। बस कहना मैं यही चाहूँगा कि आप एक जगह रहें और अपना 2 से 3 से 4 घंटे कम से कम आप अपने दें। और अगर आप ऐसा लगातार अगर आप देते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी हैबिट फॉर्मेशन है बहुत जल्दी जो है एक हमारी हैबिट बन जाती है ना। अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ को पढ़ते हैं 20 से 21 दिन तक, तो निश्चित तौर पर हम उस चीज़ के जो है आदी हो जाते हैं। मनोविज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ को पढ़ना चाहें और पढ़ते हैं 20 से 21 दिन तक, तो हम अपना जो हैबिट फॉर्मेशन जो है हमारा हो जाता है। तो आप लगातार पढ़ें और निगेटिविटी अपने अंदर न लाने दें। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरिए मत, केवल अपनी तैयारी कीजिए और परिणामों की चिंता मत करें बिल्कुल भी, क्योंकि परिणाम अच्छे ही होंगे, सुखद होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और बस पढ़ाई करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन पार्ट 4।
दोस्तों बिना कोई देर किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है नेक की स्थापना हुई थी। नेक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1976 में, बी ऑप्शन है 1986 में, सी ऑप्शन है 1994 में और डी ऑप्शन है 2006 में। तो दोस्तों जो नेक की स्थापना हुई है वो हुई है 1994। हमारा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? जो एक्रेडिशन दिया जाता है, जो ग्रेडिंग होती है, प्रत्यायन जो दिया जाता है वो कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? NCERT के द्वारा, न्यूपा के द्वारा, NCTE के द्वारा या नेक के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, अध्यापक शिक्षा ही नहीं, अध्यापक शिक्षा के अलावा जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे वो आपका BA हो कोर्स या BSc उसमें हो, BCom हो, ऑनर्स के कॉलेज हो या PG हो, UG हो, जितने भी कॉलेजेस हैं अध्यापक शिक्षा के साथ साथ सबको जो प्रत्यायन दिया जाता है वो दिया जाता है नेक के द्वारा। नेक के द्वारा ही जो है सब संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को उनकी ग्रेडिंग की जाती है, वो किस लेवल के संस्थान हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अध्यापकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है? हमारे पास ऑप्शंस हैं UGC, ऑप्शन बी MHRD, ऑप्शन सी NCTE और ऑप्शन डी है NCERT। दोस्तों जो सही उत्तर है, जो भारत में अध्यापकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय है वह है आपका NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये हमारा शीर्ष निकाय है जो अध्यापकों की शिक्षा कह सकते हैं या अध्यापक शिक्षा के लिए जो है कार्य करता है। शिक्षण कला के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शंस हैं हमारे अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा देना, मोटिवेटिंग द लर्नर। ऑप्शन बी है हमारा अधिगमकर्ता की प्रेरणा, इंस्पायरिंग द लर्नर। सृजनात्मक शिक्षण अधिगम स्थिति, क्रिएटिंग टीचिंग लर्निंग सिचुएशन या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो है इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षण कला के अंतर्गत जो है ये सभी शामिल हैं, चाहे वो अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा देना हो, अधिगमकर्ता की प्रेरणा हो और सृजनात्मक शिक्षण अधिगम स्थिति हो, ये सभी जो है शिक्षण कला के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक का परिधान किस प्रकार का होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है सादगीपूर्ण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रुचिपूर्ण, ऑप्शन सी है विविधतापूर्ण और ऑप्शन डी है आधुनिकतम। तो दोस्तों उत्तर आप भी इसका जानते होंगे कि अध्यापक का जो परिधान होना चाहिए वो होना चाहिए सादगीपूर्ण, बिल्कुल सिंपल एंड सोवर उसका जो है जो परिधान हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी दृष्टि में उत्तम शिक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा जो व्यक्ति को धनोपार्जन की क्षमता प्रदान करे। ऑप्शन बी है जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाए। ऑप्शन सी है जो व्यक्ति का ज्ञान अर्जन करे और ऑप्शन डी है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आप सभी के अपनी अपनी इसमें राय होगी। आपके अनुसार कुछ ऑप्शंस का ठीक हो सकता है और किसी थर्ड पर्सन के अनुसार कोई और ऑप्शन सही हो सकता है, अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन जो अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है बुक्स के अंदर वह है ऑप्शन डी, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। वही जो है आपकी दृष्टि में एक उच्चतम शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सह शिक्षा का प्रमुख लाभ है। ऑप्शन ए है हमारा शिक्षा पर व्यय कम होता है। ऑप्शन बी है हमारा बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी है दोस्तों, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है और ऑप्शन डी है एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त होता है।
तो दोस्तों जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह उत्तर यही है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। ये सह शिक्षा का जो है प्रमुख लाभों में से ये एक लाभ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अशांत देता है तो आप, देखिए दोस्तों अशांत का मतलब दिया है, मतलब एक छात्र अशांत है, मतलब सेटिस्फाई नहीं है, समझ नहीं पा रहा है, ये कह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है शुद्ध उत्तर छात्रों को बताएंगे। ऑप्शन बी है शुद्ध उत्तर छात्रों को नहीं बताएंगे। ऑप्शन सी है उसे छात्रों द्वारा शुद्ध कराने का प्रयास करेंगे। और ऑप्शन डी है उसके लिए कोई प्रयत्न न कर अगला प्रश्न करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं और कोई छात्र जो है अशांत है उस उत्तर से, तो आप क्या करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन का उत्तर भी जो है आप सबकी दृष्टि में अलग अलग हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है हमारा उत्तर जो है हम कुछ और सोचते हैं और उत्तर कुछ उसका और होता है। अगर देखें लॉजिकली इस क्वेश्चन को, तो जो सही उत्तर इस क्वेश्चन का होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी, उसे छात्रों द्वारा शुद्ध कराने का प्रयास करेंगे। अगर कोई चीज़ आप क्लास में, मान के चल रहे हैं आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई टॉपिक ऐसा है जिसको बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको एक दो तरीके से अपने भी समझाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और नहीं होता तो फिर अलग अलग छात्रों के द्वारा क्या करेंगे? उस टॉपिक को जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अलग अलग छात्रों से पूछेंगे। जब अलग अलग छात्र उस प्रश्न को या उस टॉपिक को मान लीजिए अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने स्तर से बताएंगे, तो निश्चित तौर पर वो जो प्रश्न है या वो जो टॉपिक है या वो उत्तर है उसका स्पष्ट आंसर जो है निकल कर सामने आएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उसे छात्रों के द्वारा शुद्ध कराने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है इस प्रकार के प्रश्न न पूछने को कहेंगे। ऑप्शन बी है प्रश्न स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ऑप्शन सी उसे दंड देंगे। और ऑप्शन डी है छात्र को डांट कर कक्षा से बाहर निकाल देंगे। देखिए दोस्तों जो एप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का वह है प्रश्न को स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की, ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। ऑप्शन बी इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है। ऑप्शन सी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देता। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस प्रश्न का, एक सफल शिक्षक वही है जो अपने बालक की अंतर्निहित संभावनाओं का या अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करता है। आपके कक्षा में कुछ छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है उसकी शिकायत अभिभावक से करेंगे। ऑप्शन सी है उसे अलग से पढ़ाएंगे। और ऑप्शन डी है अपने शिक्षा के स्तर को और प्रभावी बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हैं और छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें दो काम करेंगे। नंबर एक तो जो आपका टीचिंग मेथड है आप उसमें सुधार करेंगे, है ना, और जो आपका स्तर है पढ़ाने का उसको और प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे। चाहे आप उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करें या कोई और कार्य करें जिसके माध्यम से जो है आपका जो स्टडी आप करा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका यूज़ करें या फिर और कोई मेथड आप यूज़ करें जिससे कि आपका जो स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है और अधिक प्रभावी हो जाए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अपने शिक्षा के स्तर को और प्रभावी आप बनाएंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रारंभिक स्तर के अंतर्गत कक्षा कहां से कहां तक को सम्मिलित किया गया है। मतलब जो प्रारंभिक स्तर है उसमें
कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक सम्मिलित किया जाता है? 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, बी ऑप्शन सी 1 से 6 तक, या ऑप्शन डी है 1 से 10 तक। देखिए दोस्तों, जो प्रारंभिक स्तर है उसमें जो है कक्षा 1 से 8 तक को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालवाड़ी स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है जो बालवाड़ी कार्यक्रम है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी पूर्व प्राथमिक, ऑप्शन सी निम्न प्राथमिक, या ऑप्शन डी है उच्च प्राथमिक। तो दोस्तों, जो बालवाड़ी कार्यक्रम है वो पूर्व प्राथमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो बालवाड़ी है वो पूर्व प्राथमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्ष एवं प्रतिबद्ध उद्यमी के रूप में अध्यापकीय तैयारी करना अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के डैश उद्देश्य से संबंधित हो सकता है, मतलब कौन से उद्देश्य से संबंधित हो सकता है? क्वेश्चन देखें, दक्ष एवं प्रतिबद्ध उद्यमी के रूप में अध्यापकीय तैयार करना अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के कौन से उद्देश्य से सम्मिलित हो सकता है? ऑप्शन ए विशेष उद्देश्य से सम्मिलित हो सकता है, ऑप्शन बी सामान्य उद्देश्य से संबंधित हो सकता है, ऑप्शन सी अनुदेशनात्मक उद्देश्य से संबंधित हो सकता है, या ऑप्शन डी व्यावहारिक उद्देश्यों से संबंधित हो सकता है। देखिए दोस्तों, दक्ष एवं प्रतिबद्ध उद्यमी के रूप में अध्यापक तैयार करना जो है शिक्षा के जो सामान्य उद्देश्य हैं उससे संबंधित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, सामान्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिशा निर्देशन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को डैश शिक्षा के क्षेत्र में महत्व दिया जाता है, मतलब कौन शिक्षा के कौन से क्षेत्र में महत्व दिया जाता है दिशा निर्देशन को और पुनश्चर्या को? ऑप्शन ए है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा, ऑप्शन डी है हमारा सी उच्च माध्यमिक, और ऑप्शन डी है प्राथमिक शिक्षा। तो दोस्तों, सही उत्तर है वह उच्च शिक्षा। दिशा निर्देशन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्व दिया जाता है। गाइडेंस काउंसलिंग है इस टाइप में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत एक विधा है, मतलब कौन से डैश दिया है, जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत एक विधा है? ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा की अंतर्गत, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत, ऑप्शन सी अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है हमारा सूचना तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है, जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं वो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत एक विधा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं, भारत में आंध्र प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों, जो सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसमें हम। ऑप्शन ए है हमारा 1982 ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1985, और ऑप्शन डी है 1986। दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो मुक्ति विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश मुक्ति विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वह हुई है 1982 में, 1982 ऑप्शन ए इसका ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1982 को। और दोस्तों, जो इसकी स्थापना की थी वो की थी आपकी जी राम रेड्डी ने। ध्यान रखिएगा, जी राम रेड्डी जो हैं, इन्होंने जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के अगर नाम की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये जो है इसका वर्तमान में नाम है, जो आंध्र प्रदेश मुक्ति विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? डैश दिया है। ऑप्शन ए है दिल्ली में हुई और 1985 में, ऑप्शन बी है चेन्नई में 1983 में,
ऑप्शन सी है मुंबई 1984 और ऑप्शन डी है कोलकाता 1985। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वह है इसका ऑप्शन ए, दिल्ली 1985। जी 1985 में जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की जो स्थापना हुई है वो दिल्ली में हुई है और 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश समिति ने फिर डैश में यह सिफारिश की कि पाठ्यक्रम को समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब आप ध्यान रखिए वह कौन सी कमेटी थी जिसने कब यह सिफारिश की कि जो पाठ्यक्रम है उसको समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। मतलब ऑप्शन ए है ईश्वर भाई पटेल समिति 1977, ऑप्शन बी है मुदालियर शिक्षा आयोग 1963, ऑप्शन सी है बेसिक शिक्षा 1947 और ऑप्शन डी है शिक्षा आयोग 1976। दोस्तों जो सही उत्तर है वह उत्तर है ऑप्शन ए, जो ईश्वर भाई पटेल समिति ने 1977 में 1977 में सिफारिश की थी कि पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। तो उसका ऑप्शन ए ठीक है, जो ईश्वर भाई पटेल समिति है उसने ये सिफारिश की थी 1977 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैस्केड या स्तरित प्रतिमान डैश अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। दोस्तों कैस्केड या स्तरित जो प्रतिमान है वो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। किस प्रकार के अध्यापक शिक्षा से? ऑप्शन ए है सेवाकालीन, ऑप्शन बी है सेवा पूर्व, ऑप्शन सी है माध्यमिक और ऑप्शन डी है उच्च माध्यमिक। तो दोस्तों जो सही उत्तर है जो कैस्केड है या स्तरित प्रतिमान है वो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नीति के तहत सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अधिक बल मिलता है? क्वेश्चन दोबारा देखें। किस नीति के तहत सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अधिक बल मिलता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी है तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1988, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1974 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय संगणक साक्षरता मिशन 2000। तो दोस्तों जो सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। इसके तहत सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अधिक बल मिला। यही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी इसी के तहत जो है जो सेवाकालीन अध्यापक थे उनके जो अध्यापक मतलब शिक्षा कार्यक्रम को जो है काफ़ी बल जो है इस शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा में मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे मतलब क्या हो सके? देखिए ऑप्शन ए छात्र कक्षा में शांत रह सकें, ऑप्शन बी वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, ऑप्शन सी छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने और ऑप्शन डी है अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। दोस्तों किसी भी शिक्षक को अपने विषय में निरंतर नए ज्ञान का समावेश इसलिए करते रहना चाहिए कि जो है छात्र को जो है नवीन ज्ञान दे सके। अगर कोई भी टीचर अपने आप को अपडेट नहीं रखेगा, नए नए ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण नहीं करेगा तो वो अपने छात्र को कुछ नया नहीं दे पाएगा। तो इसलिए शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक को चाहिए कि वह सदैव अपने आप को अपडेट रखे अपने सब्जेक्ट के या अपने विषय के क्षेत्र में हो रही नई नई रिसर्चों को या जितने भी अपडेट उसके सब्जेक्ट में हो रहे हैं सबसे वो जो है क्या रहे, सबको वो जानकारी सबकी रखे ताकि क्या हो सके अपने छात्रों को वो नया ज्ञान दे सके और जो उसके छात्र हैं अपना ज्ञान में वृद्धि कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। ऑप्शन ए है अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, ऑप्शन बी है प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, ऑप्शन सी है उचित निगरानी का अभाव
और ऑप्शन डी है ये सभी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, भारत में जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है उसकी असफलता के जो कारण है, ये सभी प्रमुख कारण हैं। देखिए, कोई भी नीति या कोई भी मतलब कार्यक्रम जब लागू होता है तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं सफलता और असफलता के। जो उसके बनाने वाले होते हैं या मान लीजिए पॉलिसी मेकर्स हैं, निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलें कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो आम व्यक्ति को या उस क्षेत्र में जो मतलब शिक्षक हैं या और व्यक्ति लगे हैं उनको करना होता है। अगर वो अपने कार्य में लापरवाही बरतेंगे या कुछ और मतलब उचित रूप से उस कार्य को नहीं करेंगे तो वो कार्यक्रम असफल हो जाएगा। और यही चीज़ हुई आपकी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में। इसमें क्या हुआ, जो अनुदेशक इसके लिए अपॉइंट किए गए थे, कार्यकर्ता जो अपॉइंट किए गए थे, उनकी लापरवाही रही और साथ में प्रौढ़ों के लिए जो है अतिरिक्त जो मोटिवेशन है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी रही। मोटिवेट करने वाला उनको कोई नहीं था, साथ में उचित निगरानी का भी अभाव रहा। इसलिए जो सारे जो कारण हैं, ये समस्त कारण हैं जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो असफल हो गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए अभिरुचि की, ऑप्शन बी सकारात्मक अभिवृत्ति की, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो शिक्षण के लिए देखिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और अनुसंधान के अलावा जो जरूरत पड़ती है वो उपरोक्त दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वो अभिरुचि की हो या सकारात्मक अभिवृत्ति की हो। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर पर हम जिस भी क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? ऑप्शन ए है नहीं, इसको लागू करना ठीक नहीं है। ऑप्शन बी हाँ, क्योंकि उससे आपकी जो है या टीचर की जवाबदेही बढ़ती है या बढ़ेगी। ऑप्शन सी है नहीं, क्योंकि अध्यापन का बहुत जो कार्य है वो जटिल है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर हम आचार संहिता की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, तो निश्चित तौर पर अध्यापकों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, उससे हमारी जो है अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, हमारी जवाबदेही बढ़ती है। और जब तक हम किसी भी कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं हैं तब तक हम उस कार्य को अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते। ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। और जवाबदेही का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कार्य में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, ऑप्शन बी शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, ऑप्शन सी शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सही ऑप्शन है इसका वह है ऑप्शन बी, शिक्षण जो व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। मतलब अच्छे शिक्षण जो प्रकार है वो क्या है, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज की अध्यापक वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यदि वह है, क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए है कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम समय से पूर्ण करती है, ये पूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूर्ण पढ़िएगा। ऑप्शन सी है मूल्यांकन में निष्पक्ष है, और ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए दोस्तों, निश्चित तौर पर इसमें भी जो आपके आंसर होंगे, हो सकता है कि आपकी दृष्टि से कुछ और आंसर ठीक हो इन चारों में से, ऑप्शंस में से, लेकिन जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बालकों की वास्तविक सहायता है एक तरीके से। हाँ, ये माना जा सकता है कि मूल्यांकन में निष्पक्ष होना चाहिए एक शिक्षक को, पाठ्यक्रम भी अपना समय से वो पूर्ण कराए और उनको जो कार्य करवाया जा रहा है उनको नोट्स भी लिखवाया जाए, लेकिन जो शिक्षक है वो ऐसा हो जो विद्यार्थियों को जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता का, ऑप्शन बी अध्यापक की ईमानदारी का, ऑप्शन सी अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का, और ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों,
देखिए कारगर शिक्षण जो कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सही है, इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन सी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? दोस्तों, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका है? ऑप्शन से इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्त महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन ए छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें, ऑप्शन बी पाठ पढ़ने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, ऑप्शन सी पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, और ऑप्शन डी कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे। देखिए दोस्तों, सही उत्तर है इस प्रश्न का कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का ध्यान शिक्षक को रहे या शिक्षक को रखना चाहिए कि जो भी उद्देश्य वो प्राप्त करना चाहता है, जो उस पाठ के उद्देश्य हैं उसको वो प्राप्त कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन ए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, ऑप्शन बी छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, ऑप्शन सी कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन डी, ये सभी जो है सही उत्तर हैं। अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, एक शिक्षक या करता है, तो क्या उससे क्या होता है, छात्रों का जो ध्यान है, छात्र अपना ध्यान केंद्रित रख पाते हैं, छात्र भली प्रकार समझ में भी छात्रों को आता है, और कक्षा की जो पढ़ाई है वो रोचक बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को क्या करना है? ऑप्शन ए ज्ञान का सागर बनाना था, ऑप्शन बी अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, ऑप्शन सी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, और ऑप्शन डी सत्य का साक्षात्कार कराना था। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था वो था बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना। ये जो है सही उत्तर था गांधी जी की बेसिक शिक्षा के उद्देश्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, ऑप्शन बी विद्या है, ऑप्शन सी जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ऑप्शन डी प्रकाश का स्रोत है। ध्यान देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? सभ्य समाज का एक लक्षण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? ऑप्शन ए एक छोटे से पुस्तकालय का, एक पुस्तकालय कह सकते हैं, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन, ये सभी। तो दोस्तों देखिए, अध्यापक बनने के बाद जो एक शिक्षक के पास होना चाहिए, उसके घर में जो बहुत ज़रूरी हो वो पुस्तकालय का होना। बहुत बड़ा न हो, इस बात की बात नहीं है, छोटा हो लेकिन एक छोटा सा उसका पुस्तकालय हो, ये एक शिक्षक के लिए बेहद ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है? ऑप्शन ए होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, ऑप्शन बी नियमों का कड़ाई से पालन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श, और ऑप्शन डी है स्कूलों को शोर मुक्त करना। दोस्तों जो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन होना चाहिए। ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन। अब इसके उत्तर की बात करते हैं। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन जो सी है वो इसका सही उत्तर है कि स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, ये आधुनिक अनुशासन का एक मौलिक दर्शन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में
औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था? बौद्धिक कौशल का विकास, ऑप्शन बी धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, ऑप्शन सी मानव मूल्यों का संप्रेषण और ऑप्शन डी व्यवसायिक शिक्षा। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वह है धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। सॉरी, उत्तम शिक्षक वह है। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखें। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकिन का, ऑप्शन बी अरस्तू का, ऑप्शन सी रूसो का और ऑप्शन डी जॉन लॉक का। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है मैकिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मैकिन महोदय का एक कथन है, उन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, ऑप्शन बी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ऑप्शन सी शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों जो सही उत्तर इसका है वो है ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तभी एक पाठ्य योजना सही बन सकेगी जब छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ये सभी हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यावहारिक मनोविज्ञान का या सभी का? तो दोस्तों देखिए अच्छे शिक्षक को जो है इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। वो शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को, उसके साथ साथ उसको बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ ये सब चीज़ें जो है तीनों चीज़ें मतलब एक शिक्षक को जो है उन तीनों का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका है? रूसो, मारिया मॉन्टेसरी, मैकडूगल, टीपी नन, ये इसका ऑप्शन है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ये विचार। दोस्तों ये विचार है टीपी नन का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हमारे आज के प्रश्न थे। संभवतः सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ पसंद भी आएंगे आपको। अगर हाँ किसी प्रश्न में आपको कोई शंका है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट्स दें। अगर मान के चलें कि वो क्वेश्चन गलत है तो उसका उत्तर को सही किया जाएगा। संभवतः प्रयास ये किया गया है कि किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई कमी ना रहे। अगर हाँ गलती होती है तो उसमें सुधार अवश्य किया जाएगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। और दोस्तों पुनः एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और हाँ जो साथ में बेल है उसको भी आप क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और अब जो आप तुरंत जो है वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इस सीरीज़ के पार्ट 5 में। तब तक के लिए नमस्कार।